नमस्कार बच्चों, सॉलिड स्टेट के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं अंकित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद फन में। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए बच्चों, जो हमारा पिछला लेक्चर था जिसमें हम लोग एटम्स के नंबर पर यूनिट सेल कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, हम लोग इसकी बात कर रहे थे। और आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि किसी क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के टोटल वॉल्यूम में से जो एटम्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं वो कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कहते किसको हैं? तो मान लीजिए कि आपके पास एक क्यूबिक बॉक्स है और उसमें आप छोटे छोटे बॉल्स को डाल रहे हो। बॉल में भी कुछ जगह घेरने की क्षमता होती है, तो वहाँ जो बॉल्स आपने रखे वो बॉल्स टोटल क्यूब के वॉल्यूम के कितना हिस्सा को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यही आपका पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। आइए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि क्या है ये पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखिए, कहता है कि द परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम, देखिए कहता है कि द परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम occupied by the atom present in cubic unit cell। किसी क्यूबिक यूनिट सेल में छोटे छोटे एटम्स के द्वारा उसके टोटल वॉल्यूम का कितना हिस्सा ऑक्यूपाई किया जाता है, इसी को हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। यही आपका पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। तो देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट हैं और एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, हम उससे मल्टीप्लाई करके और क्यूबिक यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे जेड इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यही होता है बाबू। ये हो गया जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। कल ही हम लोग डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में कि जेड इफेक्टिव का मान जो होता है वो सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए 2 होता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए 4 होता है। तो ये जो यहाँ पर जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। आज के लेक्चर में हम आपको अलग अलग कंडीशंस में पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर सिंपल क्यूबिक है तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा। इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम बात करते हैं अगले स्लाइड की। और एक और बात, आप जो भी क्लास में यहाँ पढ़ते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना चाहते तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का PDF पर डे प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप वहाँ से अच्छे से नोट्स को तैयार कर लें। ठीक है, चलिए देखिए आगे है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। मतलब अगर आपके पास एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो बच्चों, कल के क्लास में हम आपको बताए थे कि जो सिंपल क्यूबिक होते हैं उनके सिर्फ कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं और वो एटम एक दूसरे को टच करते हैं। हम आपको डायग्राम बना करके दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको कैलकुलेट करके भी दिखा रहे हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है और यहां पर हम एक एटम बना रहे हैं जो सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है। और ध्यान ये देना है कि हम एटम्स को कुछ इस प्रकार से बनाएं कि उनका जो सेंटर है वो हमेशा यूनिट सेल का कॉर्नर होना चाहिए। आपको कुछ इसी प्रकार से अरेंजमेंट करना है।
और ये एटम्स एक दूसरे को टच भी करना चाहिए। तभी आप बोलेंगे सर आपका वाला कहाँ टच कर रहा है, तो देखिए टच करेगा जी, ज़रूर टच करेगा, वो तो हमको एडजस्ट करना है। और बीच बीच में आपको मधुर हॉर्न भी सुनाई दे रहा होगा। यहीं पास में रोड है, रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ हॉर्न बजाती हैं और हॉर्न रिकॉर्ड हो जाता है। आपको भी सुनने में मज़ा आएगा जैसे कि हमको आ रहा है। देखिए बच्चों, इस प्रकार से ये देखिए, ये आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें एटम जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, यही आपका सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। पीछे भी 4 कॉर्नर है, उस पर भी 4 एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखो हम मान लिए कि यहाँ पर जो साइड ऑफ क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान, हम मान लिए कि यहाँ जो साइड ऑफ क्यूब है वो मेरा r है, सॉरी साइड ऑफ क्यूब को हम a मान रहे हैं। और इस एटम का जो रेडियस है ये r है, ये भी r है, ये भी r है। मतलब ये जो भी एटम हमारा है इसका रेडियस को हम r मान रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सपोज एज ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल्स टू a। हम क्यूबिक यूनिट सेल के साइड को a मान लिए हैं एंड रेडियस ऑफ एटम इक्वल्स टू r। अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एज ऑफ सेल जो होगा, एज ऑफ सेल यानी a की अगर हम बात करें तो ये 2 रेडियस के सम के बराबर है। अगर 2 रेडियस को जोड़ दें तो एक एज निकल जाएगा। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस r। यानी यहाँ से हमारा a बराबर क्या आ जाएगा, 2r। बच्चों आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेल एज और रेडियस के बीच में रिलेशन को याद रखें। जैसे यहाँ पर सिंपल क्यूबिक के लिए a बराबर 2r आया है, उसी प्रकार से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में ये रिलेशन अलग अलग होता है और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपसे न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व नहीं होंगे। तो a बराबर 2r होता है, इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन सेल एज लेंथ एंड रेडियस फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के एज लेंथ और रेडियस के बीच में यही रिलेशन होता है बच्चों। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ से निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी में हम आपको क्या बताएं कि जब टोटल नंबर ऑफ एटम को एटम के वॉल्यूम से गुना करके यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है। अच्छा एक चीज़ हम देखिए यहाँ पे बताना भूल गए, यहाँ पर हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं किए। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हो ना, तो ये 100% में इसका आंसर आता है। तो 100 से मल्टीप्लाई करना यहाँ हम भूल गए थे। अब देखो यहाँ से हम लोग अब इस यूनिट सेल के लिए निकाल रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए 4 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जेड इफेक्टिव का वैल्यू होता है 1। कल ही बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सिंपल क्यूबिक सेल 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालें, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू निकालें, तो इसका क्या वैल्यू होता है, जेड इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब देखो चूंकि
सिंपल क्यूबिक में जेड इफेक्टिव का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू, अब एटम स्फीयर के शेप का होता है तो ये हो जाएगा 4/3 और एटम का रेडियस r है तो 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ पर यूनिट सेल चूंकि क्यूबिक है तो इसका वॉल्यूम होता है साइड क्यूब। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर हम a और r के बीच में रिलेशन निकाले हैं कि a बराबर 2r होता है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, एक जगह पे हम रख रहे हैं 2r का होल क्यूब इंटू 100%। यहाँ से सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 8 होता है आर क्यूब से आर क्यूब कट, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से 8 2 टाइम्स में कट गया। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने से जो आपका परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आएगा, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन आएगा बच्चों, वो आएगा आपका 52.4%। इसको आप सॉल्व करके देखिए, आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वो 52.4% आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ठीक है, इसके बाद हम अगली बात करें, ये पैकिंग, आपको 2 चीज हमेशा याद रखना है, सिंपल क्यूबिक में a और r के बीच में क्या रिलेशन होता है ये याद होना चाहिए, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है ये याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में पर डे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर हम इसका PDF प्रिंट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। अब यहाँ देखो, पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आप जानते हैं कि एटम्स की संख्या कितनी होती है, एटम्स की संख्या 2 होती है, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 8 कॉर्नर पर 8 एटम होते हैं और एक बॉडी के सेंटर में एटम होता है। तो देखिए उसको हम 3 डायमेंशनली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम आपको बना करके दिखाते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास एक क्यूब कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, हमको डायगोनल से मतलब है तो हम यहाँ पर एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करेंगे, बॉडी डायगोनल ड्रॉ करना है। मान लीजिए कि हम यहाँ इस लाइन से इस कॉर्नर को ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पर एटम को दिखाना है, आपको एटम्स को कुछ इस प्रकार से दिखाना है कि तीनों एटम का साइज इक्वल हो और तीनों एटम परफेक्टली अलाइंड भी हों। ठीक है, तीनों एटम परफेक्टली अरेंज्ड भी हों। देखिए बच्चों, ये आपका हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें क्या है, सारे कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं, हम लोग को एक बॉडी के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका हम कुछ नेमिंग कर देते हैं। सपोज कीजिए ये पीछे वाला फेज A, B, आपका C और D है, और ये आपका E, F, G और H है। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो A एटम है इसका रेडियस R है। अगर ये एटम का सेंटर है तो एक रेडियस यहाँ, एक रेडियस यहाँ, और इस वाले एटम का रेडियस ये है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो बॉडी का डायगोनल है, बॉडी का डायगोनल AG, ये आपके R, R, R और R 4 रेडियस के सम के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज एज लेंथ ऑफ cubic unit cell equals to A and radius of atom equals to R। ठीक है, तो चूंकि हमको इसके डायगोनल से रिलेशन निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे डायगोनल ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल
तो डायगोनल क्या होता है भाई, किसी भी क्यूब का डायगोनल होता है √3 इंटू साइड, ये होता है डायगोनल। अब देखो डायगोनल क्या है तुम्हारा, डायगोनल AG है, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AG इक्वल्स टू √3 इंटू हमारा साइड क्या लेके चल रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये आपका साइड है A, क्यूब का साइड को A लेके चल रहे हैं, तो ये हो गया √3 इंटू A। तो यहाँ से AG के इक्वल आप क्या लिख सकते हैं, R प्लस R प्लस R प्लस R, A और G के बीच में 4 R के सम के इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4R इक्वल्स टू √3 इंटू A। तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 डिवाइडेड बाई √3 इंटू R। इसको कहा जाता है, इसी को कहते हैं रिलेशन बिटवीन सेल एज एंड रेडियस फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC यूनिट सेल। यहाँ पिछले वाले केस में A बराबर 2R आ रहा था और यहाँ वाले केस में A बराबर 4/√3R आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये रिलेशन निकल गया, और तुम जानते हो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल एटम्स की संख्या होती है 2। तो हम आगे चल के निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। देखो यहाँ से हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है Z इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, यही होता है। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो Z इफेक्टिव का मान 2 होगा, इसको कैलकुलेट करो, वॉल्यूम ऑफ एटम चूंकि स्फेरिकल है तो 4/3 पाई R क्यूब होगा, और इसका क्या होता है A क्यूब, साइड क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 8/3 इंटू 22/7 इंटू R क्यूब डिवाइडेड बाई A की जगह पे क्या पुट करोगे, तो देखो A और R के बीच में रिलेशन आया है, A बराबर 4/√3R, इसी चीज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/√3R का होल क्यूब। यानी यहाँ से हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगा ये आएगा 8/3 इंटू यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी ये हो जाएगा 8/3 इंटू 22/7 इंटू R क्यूब डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 16 64/√3 का होता है 3√3 इंटू R क्यूब, ये और ये कैंसिल आउट हो गया इंटू 100। तो यहाँ से क्या होगा, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग पर फ्रैक्शन, इसका जो वैल्यू होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे 8/3 इंटू 22/7 इंटू ये ऊपर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3√3 और नीचे में 64, ये 8 टाइम्स में गया, 3 से 3 गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है वो आ जाएगा 68%। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 68% होता है बच्चों। कहने का क्या मतलब है कि 68% ऑफ टोटल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी अगर BCC का टोटल वॉल्यूम 100% है तो उसका 68% एटम्स के द्वारा घेर लिया जाता है। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। फेस सेंटर्ड क्यूबिक किसको कहते हैं, तो एक ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट होते ही हैं, उनके सिवा उनके सभी फेस के ऊपर सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है वो किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। उसको हम लोग यहाँ आपके सामने अभी बना करके देखेंगे। तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं डायग्राम वगैरह वो 2 डायमेंशनल यूज़ करते हैं ताकि सिर्फ एक फेस को दिखाया जा सके।
तो देखो फेस सेंटर्ड क्या है, कहता है कि इस प्रकार के यूनिट सेल में एक एटम हर कोना पर प्रेजेंट है और उसके सिवा एक एटम हर फेस पर प्रेजेंट है। हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक स्क्वायर शेप फेस है, क्योंकि क्यूबिक सिस्टम है तो उसका फेस तो स्क्वायर के ही आकार का होता होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहां से इस प्रकार से हम एक फेस को ड्रॉ किए, एक फेस फेस यहां इस कॉर्नर पे हो गया और एक फेस इस बॉडी के सेंटर पे हो गया। अब इसको अरेंज कर देना है। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि इस प्रकार से हम तीनों एटम्स को अरेंज किए। ये इसका सेंटर हो गया, इस प्रकार से। और यहां पर हम इस डायगोनल को यूज करते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के डायगोनल को यूज करेंगे, ठीक है। ये डायगोनल हो गया। तो यहां पर आप देखो, यहां पे मान लिए कि जो सेल एज है या फिर इस क्यूब का जो साइड है इसको a माना गया और यहाँ पर इस एटम का रेडियस r, इसका भी रेडियस r, और यहाँ मान लीजिए ये सेंटर है तो यहाँ और यहाँ भी 2r हो गए, ठीक है। इसका नामकरण कर दीजिए a, b, c और d, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज the cell age of cube equals to, suppose the cell age of cube equals to a and radius of atom equals to r। तो सबसे पहले तो a और r के बीच में हम रिलेशन यहां निकालेंगे। तो a और r का रिलेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, तो उसके लिए देखिए हम लेके चलते हैं, मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दो। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर। कहाँ से आया ये, तो बाई पाइथागोरस ट्रिपलेट। हम लोग को 6-7 क्लास से ही ये पढ़ाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आपका AC क्या है भाई, तो AC जो है वो 1, 2, 3, 4 R के सम के इक्वल है। यानी हम लिख सकते हैं 4R का होल स्क्वायर बराबर AD चूंकि सेल एज है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा A, और ये तो A है ही, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 4R इक्वल्स टू 4R का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है 4R इक्वल्स टू रूट अंडर 2A स्क्वायर। यहाँ से 4R का वैल्यू आ गया बच्चों रूट 2 इंटू A। तो यहाँ से A बराबर क्या लिख सकते हैं, A बराबर लिख सकते हैं 4/√2 इंटू R, और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है 2√2R। यही वैल्यू होता है A और R के बीच में 2√2R। तो ये हो गया आपका, इसको क्या लिखोगे, रिलेशन बिटवीन A एंड R फॉर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए उसके सेल एज और रेडियस के बीच में यही रिलेशन होता है, ठीक है। देखिए
अब हम यहाँ से निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो जानते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी के लिए जेड इफेक्टिव चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, और बॉडी फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स की संख्या 4 होती है। आइए तो अब कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा जेड इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब देखो यहाँ से क्या होगा, चूंकि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो इसमें टोटल एटम्स की संख्या होती है 4, और एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू 100। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग ए और आर के बीच में क्या रिलेशन निकाले हैं कि ए इक्वल्स टू 2√2r, इसी चीज़ को यहाँ पुट कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 16/3 इंटू पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए बराबर पुट कर देना है 2√2r का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 16/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √2 आर क्यूब। ये और ये कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 74% आता है। अप्रॉक्सीमेटली आप कैलकुलेट करके देखिएगा, जो वैल्यू होगा वो 74% अप्रॉक्स आएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन फॉर FCC यूनिट सेल, ये हो जाएगा आपका 74%। कहने का मतलब है कि 74% ऑफ टोटल वॉल्यूम is occupied by atoms in face centered cubic unit cell। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम लोग एक एक करके बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी, ए और आर के बीच का रिलेशन, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी और उसके ए और आर के बीच का रिलेशन, और सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी और ए और आर के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, इसका आप नोट्स जरूर लिखिएगा, और इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे तुरंत अभी कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस का डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वहां पर किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, उनकी चर्चा हम करेंगे। आप तब तक इसको नोट करें। देखिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया न्यूमेरिकल टॉपिक कि किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के एज में और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बोर्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और जेईई वगैरह में, नीट वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आना कंफर्म है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट का सबसे मेन न्यूमेरिकल का टॉपिक है जो कि अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए जानते हैं कि किसी भी यूनिट सेल का या किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी देखो, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको कि छोटा d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आपका मास बाय वॉल्यूम। तो किसका मास भाई? तो एटम्स का मास। तो यहाँ पर एटम के नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ वन एटम को m से रिप्रेजेंट किया गया, और क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब। यहाँ पर क्या क्या है? तो यहाँ पर आपका z है नंबर ऑफ एटम्स, m है आपका मास ऑफ वन एटम, और a क्या है? a को लेके चल रहे हैं एज ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब आप देखिए,
जैसा कि हम जानते हैं, चूंकि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको कि 1 मोल कहा जाता है, 1 मोल का जो एटम होता है, 1 मोल एटम का जो मास होता है वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है, जिसको कि हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चाहें कि एक एटम का मास निकालें, इसलिए मास ऑफ 1 एटम, जिसको कि छोटा m से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ग्राम एटॉमिक मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ले जाके इधर डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, और इस संख्या को एवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। यानी m का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाई Na। यहाँ पर Na क्या है भाई, तो वेयर Na इक्वल्स टू होता है एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रोस नंबर। अब मान लीजिए कि ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करते हैं कि इस m के वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो देखिए बच्चों, इक्वेशन 2 है आपका छोटा m, यानी कि एक एटम का जो मास है वो टोटल एटम के मास को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है। तो इस m का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से निकल जाएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या क्यूबिक यूनिट सेल लेके चले, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको कि छोटा d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, z इंटू छोटा m के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, कैपिटल M डिवाइडेड बाई Na। और यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया गया है, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है a³ से, यानी कि वॉल्यूम से। यानी यहाँ हमको क्या रिलेशन मिल गया, d बराबर z इंटू M डिवाइडेड बाई a³ इंटू Na। ये होता है सेल ऑफ एज ऑफ सेल और डेंसिटी के बीच में रिलेशन। यहाँ पर d क्या है, वेयर d इक्वल्स टू है डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। z क्या है जी, z होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसके बाद आपका m क्या है, m होता है मास ऑफ एटम। इसके बाद फिर a क्या है, a है आपका एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। और Na जो होता है ये आपका एवोगाद्रोस नंबर होता है, एवोगाद्रोस नंबर। और इसका जो वैल्यू हम लेके चलते हैं ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यही रिलेशन होता है बच्चों, यही रिलेशन होता है बच्चों आपका डेंसिटी और सेल एज के बीच में। आइए अब देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। हम आपको एक आध क्वेश्चन बना करके भी दिखाएंगे अभी, ठीक है। जैसे चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है कि किसी कॉपर का एक्सरे स्टडी ये बताता है कि कॉपर जो है वो FCC यूनिट सेल का निर्माण कर रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का निर्माण कर रहा है। और इसका सेल एज यानी A का वैल्यू दिया हुआ है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो इसके बाद फिर कहता है कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसी कॉपर का डेंसिटी जो है 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब डिटरमाइन हुआ, यानी यहाँ डेंसिटी दिया है। तो पूछा है कि एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। हमारा गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ बोला है कि फॉर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एज दिया हुआ है। सेल एज जिसको कि हम A से रिप्रेजेंट करते हैं उसका वैल्यू कितना है 3.608 इंटू
3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये सेल एज दिया है। इसके बाद डेंसिटी का वैल्यू दिया है, डेंसिटी यानी D इक्वल्स टू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद फिर आपका देखिए, चूंकि FCC है तो FCC के लिए आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होगा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल यानी Z, इसका जो वैल्यू होता है, थोड़ा Z अच्छे से लिखिए, इसका जो वैल्यू होगा वो आपका FCC के लिए 4 होता है। तो हम जानते हैं कि चूंकि D बराबर Z इंटू M डिवाइडेड बाई AQ इंटू NA, तो हमको मास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से M बराबर क्या हो जाएगा, मास M बराबर, इसको ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, D इंटू AQ इंटू NA डिवाइडेड बाई Z, यही है। अब इस यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से M का वैल्यू क्या आएगा, D आपका दिया हुआ है 8.92 इंटू A का वैल्यू कितना है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब, और Na मतलब एवोगाद्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, और इन सबको हम Z से डिवाइड करें तो FCC के लिए Z का वैल्यू 4 होता है बच्चों। अब देखिए इसके आगे सॉल्व कीजिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा यहाँ हो जाएगा M इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो 8.92 इंटू, इसको 3 बार गुना कर दो, 3.608 इंटू 3.608 इंटू 3.608 इंटू, अब देखो 10 का पावर -8 का पावर -3 है, तो पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 10⁻⁻24, 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो गए एक साथ, और नीचे में हम कितने से डिवाइड कर दिए, 4 से। अब आप देखिए यहाँ से M का वैल्यू क्या आएगा। एक काम करते हैं, सारे पॉइंट को हम हटा देते हैं। तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आके बैठेगा, तो 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, यानी क्या लिख सकते हैं 892 इंटू 3608 इंटू 3608 इंटू 3608 इंटू, यहाँ हो जाएगा आपका 6022 इंटू, अब देखो ये 10 के पावर -24 और 10 के पावर 23, यहाँ क्या बचेगा 10 के पावर -1, और नीचे में हो जाएगा 4 इंटू, कितना पॉइंट बैठेगा जी, तो यहाँ से 2 पॉइंट गया, तो 2 जीरो यहाँ से 2, 3 5, 3 8, 3 11 और 3 14, 10 के पावर 14 बैठा दिए। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ जो 10 के पावर -1 है, तो इस 10 के पावर -1 को ऊपर से हटा के नीचे ही लिख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 10 का पावर 15 सीधा सीधा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से M का वैल्यू क्या आता है, ये तो आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। ये जो M का वैल्यू आता है इतना कैलकुलेट करने पे, ये आ जाएगा आपका 2.52 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻15। तो यहाँ से जो M का वैल्यू तुम लाओगे वो हो जाएगा 2.52 इंटू 10⁻17 माइनस 15, ये जाके ऊपर डिवाइड हो गया, सॉरी ऊपर जा करके माइनस होगा, और इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो M का जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो आपका आता है 63.1 ग्राम पर मोल। इसको आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ से कॉपर का जो मॉलिक्यूलर मास निकल गया वो निकल गया 63.1 ग्राम पर मोल। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ तो मान लीजिए कि डेंसिटी कैलकुलेट नहीं करना था, अगले क्वेश्चन में डेंसिटी भी कैलकुलेट करके हम आपको दिखाते हैं कि डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे एक और क्वेश्चन दिया है कि सिल्वर जो है वो CCP लैटिस बनाता है, तो CCP और FCC जो है वो लगभग एक जैसे होते हैं, सारे क्राइटेरियन उन्हीं के जैसा होता है।
तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि एक्सरे स्टडी ऑफ क्रिस्टल शोज दैट सेल एज ऑफ इट्स यूनिट सेल, यहाँ देखो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है सेल एज ऑफ यूनिट सेल, यानी ए का मान दिया हुआ है 408.6 पिकोमीटर। इसको किस में चेंज करेंगे हम? सेंटीमीटर में। तो 1 पिकोमीटर में होता है 10 के पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर में होता है 408.6 इंटू 10 टू दी पावर -12, ये मीटर में चेंज हुआ और फिर इसको 10 के पावर 2 से गुना कर दिए तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया, यानी ए यहाँ से आ गया 408.6 इंटू 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एटॉमिक मास दे दिया है, एम का वैल्यू दिया हुआ है आपका 107.9 यूनिफाइड, ये दिया है। इसके बाद फिर देखिए, चूंकि ये सीसीपी है तो सीसीपी या एफसीसी दोनों कंडीशन में जो जेड का वैल्यू होता है, यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सीसीपी, इसका भी वैल्यू 4 होता है, यानी कि जेड का वैल्यू क्या है यहाँ 4 है। ठीक है, और आप जानते हो कि एवोगाद्रो नंबर Na का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों? यहाँ से हम जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी D बराबर Z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू Na। Z हमारा 4 है, ठीक है, एम हमारा कितना है? एम का वैल्यू 107.9, ए का मान आया है 408.6 गुने 10 के पावर -10 का होल क्यूब इंटू Na, यानी 6.022 गुने 10 के पावर 23। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये हो जाएगा डेंसिटी D बराबर 4 गुने 107.9, इसको खोल के अगर लिखें तो ये हो जाएगा 408.6 गुने 408.6 गुने 408.6 गुने, देखिए 10 का पावर -10 का पावर -3, यानी कि मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 10 का पावर -30, और यहाँ से हो गया 6.022 गुने 10 के पावर 23। यहाँ से D का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 9 चौके 36, 3 7 चौके 28, 3 31, हासिल यहाँ पे हो गया 3 पॉइंट नहीं, यहाँ हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 431.6। अब देखो सेम उसी क्वेश्चन के जैसा यहाँ से पॉइंट हटाओ, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 0 2 0 3 0 और 3 6 0, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 के पावर 6, और नीचे में क्या बचेगा? सिर्फ 4086 इंटू 4086 इंटू 4086 इंटू 6022। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 के पावर 23 और 10 के पावर -30, ये बचेगा 10 का पावर -7, इसको भी ऊपर ले जाते हैं। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से ये सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं आप? सीधा सीधा लिख दीजिए 10 का पावर 7। अब बच्चों यहाँ के आगे आप हमको बताओ कि इसका डेंसिटी कितना ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कुछ काम खुद तुम भी कर लो भाई, सारा कुछ तो हम कर ही दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आज के क्लास में हम आपको बताएं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, डेंसिटी किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, और कौन कौन से रिलेशंस यहाँ पे दिखाई देते हैं या कौन कौन से रिलेशंस आपको पढ़ना है। इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।